नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माला का अपने ससुराल में पहला करवा चौथ होने वाला था। एक शाम वो मार्केट से आते हुए आसपास की सभी औरतों को करवा चौथ की तैयारी करते और नए नए सूट साड़ी खरीदते देखती है, तो वो भी घर आकर अपनी सास निर्मला से कहती है, माँ जी, बाहर बड़ी रौनक है। मोहल्ले में एक अच्छा सूट वाला आया है। करवा चौथ आने वाला है ना, इसीलिए आप भी मुझे एक नया सूट दिलवा दो। शादी के बाद से मैंने एक भी नया कपड़ा नहीं लिया है और करवा चौथ पर तो नया सूट पहनते हैं। बहू, अपने घर के हालात तो तू जानती ही है। मेरे बेटे कमल की कोई नौकरी नहीं है, मजदूरी करके आता है, तब जाकर घर में रात का चूल्हा जलता है। ऐसे में तुझे नया सूट कहाँ से दिलाऊं? पर माँ जी, करवा चौथ का व्रत तो रखना है ना, तो उसके लिए एक नया सूट तो चाहिए ही होगा। देख बहू, अभी बहुत दिन है व्रत में, जब तक अगर कुछ पैसे हुए तो ले लियो कोई सस्ता सा सूट। निर्मला की बात सुनकर माला बिना आगे बहस किए रसोई में काम करने चली जाती है। शाम को जब मजदूरी करके कमल घर आता है तो माला पहले उसको पानी देती है और फिर जब उसकी सास आसपास नहीं होती तो मौका देखकर कमल से कहती है, कमल जी, आपको तो पता है करवा चौथ आ रहा है, इसीलिए ये मेरा पहला करवा चौथ है, तो आप मुझे उसकी शॉपिंग करवाओ, जैसे बाकी मोहल्ले के पति अपनी पत्नियों को करवा रहे हैं। नई नई पायल, सुंदर सुंदर हार, महंगे महंगे सूट। माला, तुम भूल गई हो, इस मोहल्ले में सबसे छोटा घर हमारा है। इस मोहल्ले में जो लोग भी रहते हैं ना, सब अच्छी जगह नौकरी करते हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं मजदूरी करता हूँ, उनकी बराबरी नहीं कर सकता। और माफ करना, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि तुम्हें ये सब दिला सकूं। इसलिए तुम अपनी शादी वाला लहंगा पहन लेना, इतनी औरतें पहनती हैं। शादी का जोड़ा पहन रही हूँ तो दोबारा शादी कर लेती हूँ, बाकी औरतें भी तो करती है ना। इतना बोलकर माला गुस्से में भिनकती हुई रसोई में काम करने लगती है, लेकिन उसकी कमल से कही बातें निर्मला सुन लेती है। दिन गुजरते हैं। करवा चौथ को 2 दिन बचे थे। सब नई नवेली बहुओं को उनकी सास सरगी देती है, जिसमें रंग बिरंगी चूड़ियाँ, बिंदी, साज श्रृंगार का सामान होता है। निर्मला भी थोड़े बहुत पैसे जमा करके अपनी बहू के लिए शगुन का सामान लाती है, जिसे देखकर माला कहती है, माँ जी, इतना साधारण सा सामान, ये ना तो चूड़ियाँ ढंग की है, ना ही बाकी सामान। बहू, ये करवा चौथ का व्रत तो जिसके लिए रखने वाली है ना, उसकी कमाई इतनी नहीं है, तो समझती क्यों नहीं है? तू एक गरीब घर की बहू है और गरीबों का करवा चौथ ऐसा ही होता है। अब करवा चौथ में भी अमीर गरीब? अरे पूरा दिन जिनके लिए भूखी प्यासी रहूंगी, वो मेरे लिए करवा चौथ पर एक अच्छी साड़ी नहीं ला सकते, मुझे कोई तोहफा नहीं दे सकते। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? मैं उन सबके बीच साधारण सी करवा चौथ की पूजा की थाली लिए जाऊंगी। तो मोहल्ले में जाना ही क्यों है? घर में ही कर लियो पूजा। बस आप तो रहने ही दो माँ जी। दिन गुजरता है। माला पूरे दिन मुंह फुलाकर बैठती है। उसको ऐसे गुस्से में उदास देखकर कमल को अच्छा नहीं लगता और अगले दिन काम पर जाकर वो अपने ठेकेदार से कहता है, ठेकेदार साहब, आज कोई दूसरा काम बता दीजिए जिसमें मेहनत ज्यादा हो और पैसे भी, ताकि ना शाम को जब मैं अपने घर जाऊं तो करवा चौथ पर अपनी बीवी को एक नई साड़ी दे पाऊं। काम तो है कमल, लेकिन जोखिम भरा है। भारी भारी पत्थर पहाड़ से टूटेंगे, उनको ढोकर ट्रक में रखना है। एक ट्रक आने में 500 की दिहाड़ी मिलेगी। शाम तक जितने भर देगा ना, उतने पैसे आ जाएंगे। ठीक है, मैं करूँगा। थोड़ा संभाल के करियो, ऊपर से पत्थर गिरने लगे ना तो साइड हो जाइयो। कमल ज्यादा पैसे कमाने के लिए जोखिम भरा काम करने के लिए तैयार होता है। शाम तक वो 5 ट्रक भर देता है, लेकिन काम खत्म ही होने वाला था कि तभी पहाड़ से गिरने वाले पत्थर इतनी तेजी से उसके करीब आते हैं कि कमल को भागने का समय नहीं मिलता और एक पत्थर सीधा उसके पैर पर आकर गिरता है, जिससे उसके पैर से खून बहने लगता है। ये देखकर ठेकेदार और बाकी सभी वहां आते हैं और कमल को उस जगह से एक साइड बैठाकर ठेकेदार बोलता है, बोला था ना कमल, ध्यान से काम करियो। देखा, सारा दिन अच्छे से काम किया और अब जाने का वक्त आया तो चोट लग गई। रुक, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं साहब, अगर डॉक्टर आए ना तो 500-600 पट्टी में लग जाएंगे। मैं कपड़ा बांध लेता हूँ,
घर जाकर खुद की बीवी से तेल और हल्दी लगवा लूंगा। यह चोट हल्दी तेल से ठीक नहीं होने वाली है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मरहम पट्टी करवा दे, मैं पैसे दे दूंगा, तू चिंता मत कर। ठेकेदार डॉक्टर को बुलाकर कमल के पैर की मरहम पट्टी करवाता है और उसकी मेहनत की एक दिन की दिहाड़ी पूरे 2500 रुपए उसे देता है, जिसके बाद लाठी के सहारे ही सही कमल घर जाते हुए एक अच्छी सी साड़ी और पायल अपनी पत्नी माला के लिए लेकर आता है और घर जाकर पहले चुपचाप बैठ जाता है ताकि उसके पैर पर किसी का ध्यान न जाए और फिर वो माला को आवाज लगाता है। माला, माला कहाँ हो? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कमल की आवाज सुनकर माला और निर्मला रसोई से बाहर आती हैं, जिसके बाद कमल माला को साड़ी और पायल देता है, जिसे देखकर माला खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, इतनी सुंदर पायल, साड़ी, ये तो बड़ी महंगी लगती है। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कुछ नहीं, बस थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया था। अच्छा, एक्स्ट्रा काम करने से ज्यादा पैसे मिलते हैं तो रोज किया करो ना। खैर, मैं तो साड़ी खुद पर लगा कर देखती हूँ। माला खुशी से नाचते हुए कमरे के शीशे के आगे अपने आप को साड़ी में निहारने में लगी थी, तो वहीं निर्मला, जिसने कमल के पैर की पट्टी देख ली थी, माला के जाते ही पूछती है, कहाँ से लाया कमल बेटा ये सब, और तेरे पैर में ये पट्टी कैसी है? क्या हुआ है तुझे, बताना, मेरा तो दिल घबरा रहा है। माँ, बस थोड़ा ज्यादा काम किया था ताकि ना इस गरीब की ना बीवी का ना करवा चौथ अच्छा जाए। क्या काम किया वो तो बता। निर्मला के बार बार पूछने पर कमल उसे सब सच बताता है और ये सब माला भी कमरे के दरवाजे पर खड़ी सुन लेती है, जिसकी आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं और वो बाहर आकर कमल के पास रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए कमल जी, मेरी जिद के चलते आज आपको इतनी चोट लग गई। अपने पहले करवा चौथ के चक्कर में मैंने ये सोचा ही नहीं कि अपने पति, जिसके लिए मैं करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ, वो मेरी ये बेकार सी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता है। सच में मैं बहुत बेकार पत्नी हूँ। करवा चौथ अच्छे से मनाने के लिए मुझे ऐसे महंगे तोहफों की नहीं, बस मेरे पति का साथ चाहिए। नहीं नहीं बहू, ऐसे नहीं बोलते। भगवान ने बड़ी अनहोनी को छोटे में ही डाल दिया। अब देख, जो हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता, इसलिए अब अपने पति की मेहनत का मान रख के तू कल उसकी लाई साड़ी और पायल पहन लियो। लेकिन आगे से ध्यान रखियो, हम गरीब हैं, हमारे लिए करवा चौथ अच्छे से मनाना जरूरी है, लेकिन उसमें जरूरी ये है कि हम उसे सही विधि से मनाएं, ताकि हमें व्रत का फल मिले और हमारे घर के लोग हमेशा स्वस्थ रहें। माँ जी, मैं समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए कमल जी। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना पैर में? तुम्हारी खुशी के आगे ना ये दर्द मुझे महसूस तक नहीं हो रही है। अब तुम अपना दिल मत छोटा करो, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। चलो, कल करवा चौथ है, मैं तुम्हें मेहंदी लगा देता हूँ। आपको आती है? कोई नहीं, जैसी आती है वैसी लगवा लेना। कमल माला के हाथों में मेहंदी लगाता है, जो दिखने में अच्छी नहीं थी, लेकिन माला के लिए अब वो दुनिया की सबसे सुंदर मेहंदी थी, क्योंकि उसके सुहाग ने लगाई थी, जिसके लिए वो व्रत रखने वाली थी। अब अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सरगी खाकर माला अपने व्रत की शुरुआत करती है और रात चांद दिखने तक बिना कुछ खाए पिए रहती है। और रात को चांद दिखने पर कमल अपने हाथों से माला को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाता है। माला भी कमल की पूजा करने के बाद उसका आशीर्वाद लेती है और इन दोनों को खुश देखकर निर्मला अपने मन में कहती है, आखिर यही तो होता है गरीबों का करवा चौथ, जहाँ महंगे कपड़ों की और गहनों की दिखावट नहीं, सच्चे प्यार की जरूरत होती है। और मुझे खुशी है कि मेरी बहू ये बात समय रहते समझ गई। जितना है उतने में खुश रहकर माला अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती है और आगे भी अपने हालातों को जानते हुए कभी अपने पति से कोई फालतू डिमांड नहीं करती, जिसके लिए उसके पति को कोई भी जोखिम वाला काम करना पड़े। कनिष्का अपनी सास मीनू और पति कमल के साथ अपनी बड़ी ननद रश्मि की गोद भराई के फंक्शन में जाती है, जहां कनिष्का रश्मि की झोली में नारियल रखते हुए बोलती है, बहुत बहुत मुबारक हो दीदी, जल्दी से आपकी गोदी में नन्ना मुन्ना बाबू आए, फिर मैं उसे बहुत सारी किस्सियाँ करूँगी। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल। अपने हाथ आगे करो, आपको सोने के कंगन पहनाने हैं, ये मेरे और आपके भाई की तरफ से तोहफा है आपके लिए। कनिष्का की बात सुनकर रश्मि अपने दोनों हाथ आगे करती है और कनिष्का उसके हाथों पर लगी मेहंदी को देखती है
जिसमें बच्चों का डिजाइन बना था। कनिष्का फटाफट से रश्मि के हाथों में कंगन पहना देती है और बोलती है, वाह दीदी, आपके हाथों की मेहंदी कितनी खूबसूरत है, कहाँ से लगवाई? भाभी ये मेहंदी मैंने एक फेमस मेहंदी आर्टिस्ट से लगवाई है। और ये बेबी का पिक्चर देख रही हो, ये मेहंदी डिजाइन खास तौर पर गोद भराई के लिए डिजाइन की गई है। दीदी मुझे भी लगवानी है ऐसी मेहंदी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। अब जल्दी से खुशखबरी सुना दो, मैं आपके हाथों पर मेहंदी लगवा दूंगी, वो भी इससे अच्छी। रश्मि की बात सुनकर कनिष्का शर्मा जाती है। ऐसे ही शाम होती है। सभी लोग वापस घर आ जाते हैं। कनिष्का अपने कोरे हाथों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। तभी कमरे में नितिन आता है और बोलता है, क्या हुआ कनिष्का, अपने कोरे हाथों को देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? वो जब आज मैंने रश्मि दीदी के हाथों में लगी हुई गोद भराई की मेहंदी देखी ना, खास तौर पे उसमें जो वो बच्चे का डिजाइन बना हुआ था, वो ना मेरे दिल दिमाग में बस गई है। तो फिर ये कि मुझे भी अपनी गोद भराई करवानी है और रश्मि दीदी की तरह अपने हाथों पर बेबी डिजाइन वाली मेहंदी लगवानी है। जरूर मेरी जान, तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। इतना कहकर नितिन कनिष्का को अपनी बाहों में भर लेता है और कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक सुबह कनिष्का की तबीयत खराब होती है। मीनू अपनी बहू का हालचाल लेने उसके कमरे में आती है और कहती है, बहू क्या हुआ बेटा, नितिन ने बताया तेरी तबीयत खराब है। हाँ माँ जी, 2 दिन से ना बहुत थकान हो रही है और जी भी बड़ा मिचला रहा है। लगता है बहू माँ बनने वाली है। बहू तो रुक, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, घर आकर ही तेरा चेकअप कर देंगे। मीनू जल्दी से पास की एक क्लिनिक की लेडी को कॉल करके घर बुलाती है और डॉक्टर आकर अच्छे से कनिष्का की जांच करती है। साथ ही उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाती है और बोलती है, मुबारक हो मीनू जी, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। अरे वाह डॉक्टर साहिबा, क्या खबर सुनाई है। कनिष्का बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ। मीनू डॉक्टर को बाहर छोड़कर वापस से कनिष्का के पास आती है और बोलती है, बहू अपना बहुत ध्यान रखना है अब तुझे, तेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। माँ जी, इस पल का मैं कब से इंतजार कर रही थी। वो क्यों? क्योंकि माँ जी अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और रश्मि दीदी की तरह मेरी भी गोद भराई होगी, फिर मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगेगी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उन्होंने लगाई थी। अच्छा जी, पर बेटा उसके लिए तुझे अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि तेरी गोद भराई की रस्म 8वें महीने में होगी। कोई बात नहीं माँ जी, जहाँ इतना वेट किया है वहाँ थोड़ा और सही, मुझे मेरे हाथों पर गोद भराई की मेहंदी लगवानी है बस। ठीक है बहू, लगवा लेना, अपने सारे शौक पूरे कर लेना। अभी आराम कर, मैं मंदिर होकर आती हूँ, भगवान को भी तो धन्यवाद देना है। इतना कहकर मीनू घर से मंदिर के लिए निकल जाती है। शाम को जैसे ही नितिन घर पर आता है और उसे कनिष्का की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, तो वो जल्दी से कनिष्का के पास जाकर बोलता है, कनिष्का, आखिर तुम्हारी ख्वाहिश ने अपना घर बना ही लिया तुम्हारे अंदर। हाँ जी नितिन जी, अब मेरा गोद भराई की मेहंदी का सपना पूरा हो जाएगा। अरे मेरी जान, तुम बस ऐसे ही खुश रहो, मैं कभी तुम्हारे हाथों को कोरा रहने नहीं दूंगा, हमेशा मेहंदी से सजा के रखूंगा। ओ इतना प्यार। इतना कहकर कनिष्का मुस्कुराती हुई नितिन के गले लग जाती है। एक दिन सुबह के 5 बजे जब सभी लोग सोए होते हैं, तभी घर की डोर बेल बजती है। मीनू जल्दी से उठकर दरवाजा खोलती है और सामने मीनू की सास लाजवंती हाथों में बैग लिए खड़ी होती है और कड़क सी आवाज में अपनी बहू से कहती है, क्यों रे नितिन की माँ, अभी तक सो रही थी? माँ जी, आप अचानक इतनी सुबह सुबह? पाए लागू माँ जी। खुश रहो, तेरी बहू के बारे में सुना कि वो पेट से है, उस वजह से मुझसे रहा नहीं गया, तो गांव से पहली गाड़ी पकड़ कर आ गई। जी माँ जी, आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए। ले आ, और नितिन लल्ला और उसकी बहू को भी उठा दे, बोल दे सुबह सवेरा हो गया है, अभी तक सो रहे हैं। जी माँ जी, अभी उठा देती हूँ। मीनू जल्दी से अपनी सास को चाय नाश्ता बना कर देती है और उसके बाद नितिन और कनिष्का को भी उठा देती है। दोनों जल्दी से रेडी होकर लाजवंती के पास आते हैं और पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेते हैं। तभी लाजवंती बोलती है, खुश रे, दूधो नहाओ पूतो फलो, बहू तो बड़ी सुंदर है तेरी मीनू। सुन छोटी बहू,
अब मैं आ गई हूँ ना तो तेरा जप्पा निकाल कर ही जाऊंगी। आज से तू क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या पिएगी, ये सब कुछ मैं बताऊंगी। आखिरकार पहला बच्चा है तेरा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। लाजवंती पूरे घर में अपने बड़े होने का रौब झाड़ती है और सबसे ज्यादा तो कनिष्का पर। वो कभी उसे 5 बजे उठाकर वॉक पर ले जाती, तो कभी उसे उसकी मनपसंद चीजें खाने से रोकती, तो कभी उसे गर्मी में धूप सेकने को कहती। जैसे तैसे वक्त गुजरता है और कनिष्का की प्रेगनेंसी को 8वां महीना शुरू हो जाता है। घर पर उसकी गोद भराई की रस्म की तैयारियां होने लगती है। तभी कनिष्का मीनू से कहती है, माँ जी, आप रश्मि दीदी को कॉल कर दीजिए और उन्हें बोल दीजिए उस फेमस मेहंदी आर्टिस्ट को भेज दे मेरे हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए। क्या कहा? मेहंदी लगानी है? अरे पागल हो गई है क्या बहू? जानती है मेहंदी की तासीर कितनी ठंडी होती है, जो गर्भवती के लिए जरा भी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा मेहंदी की खुशबू, जिससे भूत प्रेत का चक्कर होने का खतरा रहता है। पर दादी जी, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मेरा यही सपना रहा है कि मैं अपनी गोद भराई पर मेहंदी लगवाऊंगी। कितना इंतजार किया है मैंने इस पल का। अगर मेहंदी नहीं लगेगी तो मैं रस्म भी नहीं करूंगी। मर्जी है तेरी, रस्म नहीं करनी तो मत करे, मेहंदी नहीं लगेगी। लाजवंती की बात सुनकर कनिष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर रश्मि आकर कहती है, माफ करना दादी जी, पर अब जमाना बदल गया है और आधुनिक दौर में हर चीज आसान हो गई है। अरे कनिष्का ने मुझे बताया है कि किस तरह आप जब से आई हैं बस अपनी ही मर्जी कर रही हैं। अरे जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी खुशी देखी जाती है, ताकि उसके पेट में पल रहा बच्चा खुश रहे, ना कि उसके मन और दिल को ठेस पहुंचाई जाती है। कनिष्का, अपनी गोद भराई की मेहंदी लगवाने के लिए रेडी हो जाओ। रश्मि की बात सुनकर लाजवंती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कनिष्का को उसके मन मुताबिक रस्में करने की इजाजत देती है। कुछ ही देर में रश्मि मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाकर कनिष्का के हाथों में उसकी गोद भराई की मेहंदी लगवाती है और फिर हंसी खुशी उसकी गोद भराई करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।